डियर स्टूडेंट्स, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमारी अब लास्ट यूनिट स्टार्ट होने वाली है, जो है पोरफायरेंस। ठीक है, और ये पोरफायरेंस के अंडर हमें ना दो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, एक हीमोग्लोबिन पढ़ना है और एक क्लोरोफिल पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन को। तो सबसे पहले तो पोरफायरेंस क्या होती है? पोरफायरेंस एक्चुअल में एक लार्ज मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये मिलकर बने होते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होंगी और वो पायरोल रिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो पहले तो पॉर्फिन बनता है, चारों जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, मतलब पायरोल रिंग्स जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी। पायरोल क्या होता है? देखो, पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, आप लोगों ने बीएससी लेवल पे इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ऐसा ये एक पायरोल कंपाउंड है। तो ये 4 पायरोल न्यूक्लियाई जब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे थ्रू मिथाइल ब्रिज, तो फिर पोरफिन बनती है। और पोरफिन अगर अलग अलग जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाए, जैसे ये पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, है ना, या यहाँ पर कहीं पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो फिर वो पोरफायरेंस कहलाती है। और पोरफायरेंस से ही फिर हम हीमोग्लोबिन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या है, एक तो उसमें हमारे पास कंपाउंड ये हीम है, ठीक है, और दूसरा उसमें ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक, तो अगर हम ये देखें कि सबसे पहले हीम कैसे बनता है या उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या हीम से पहले हमें हीमिन पढ़ना होगा, हीमिन और हीम में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हीमिन। ठीक है, अब हीमिन क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हीमिन ये जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। When treated with methanol and HCl, hemin gives diester indicating the presence of two acidic groups. अगर हेमिन की रिएक्शन हम करा दें मीथेनॉल और HCl के साथ, तो वो डाइएस्टर फॉर्म करता है। डाइएस्टर का बनना हमें ये बता रहा है कि उसमें दो एसिडिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिडिक ग्रुप जो होता है, अगर उसकी रिएक्शन हम मीथेनॉल से करा दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये COCH3 और साथ में बनेगा वाटर। तो क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एक एस्टर ग्रुप हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें डाई एस्टर मिल रहा है। तो डाई एस्टर का मतलब इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर प्रेजेंट होंगे। तो इस यहाँ से हमें ये बात मालूम पड़ी कि हीमिन में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिर है ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हीमिन एब्सॉर्ब्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म टेट्राहाइड्रो कंपाउंड, प्रूविंग द प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब हम कराते हैं हीमिन का, तो वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है। ये बात हम अभी तक कितनी बार पढ़ भी चुके हैं कि अगर उसने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब उसमें टू डबल बॉन्ड्स है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए हमें खाली एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विगरस रिडक्शन विद हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी HI एंड एसिटिक एसिड, और हाइड्रो आयोडिक एसिड एंड फॉस्फोनियम आयोडाइड। फॉस्फोनियम आयोडाइड यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हीमिन यील्ड्स 4 सब्स्टिट्यूटेड पायरोल कंपाउंड्स। तो जब हम हीमिन का रिडक्शन कराते हैं, या तो हम ले लेंगे HI और एसिटिक एसिड, या हम ले लेंगे HI प्लस PH4I, दैट इज फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो रिड्यूस हो जाएगा, हीमिन रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर वो क्या होगा, जो चारों पायरोल न्यूक्लियाई जुड़ के हीमिन बना रहे थे, वो चारों पायरोल न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग, मतलब चार सब्स्टिट्यूटेड पायरोल कंपाउंड्स हमें यहाँ मिलते हैं। तो ये एक ऑक्सोपायरोल नाम लिखा हुआ है, हीमोपायरोल, क्रिप्टोपायरोल और फिल्लोपायरोल। ठीक है, अच्छा, फिर हीमिन मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 नाइट्रोजन एटम्स। हीमिन के पास 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि उसके पास 4 पायरोल न्यूक्लियाई है। एक पायरोल में एक नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए 4 पायरोल न्यूक्लियाई में 4 नाइट्रोजन एटम होंगे। तो हीमिन ऑन डिग्रेडेशन गिव्स 4 पायरोल डेरिवेटिव्स। तो हीमिन डिग्रेडेशन पर क्या दे रहा है? 4 पायरोल डेरिवेटिव्स दे रहा है। इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? दीज रिजल्ट शो दैट हीमिन कंटेन्स 4 पायरोल न्यूक्लियाई। ये जे लिख दिया है मैंने इसको, ये आई है बेटा। 4 pyrrole nuclei having methyl groups in beta position। तो 4 pyrrole nuclei तो होते ही हैं इसमें। अब उससे उसमें हमें क्या मालूम पड़ रहा है? क्योंकि ये 4 pyrrole nuclei के डेरिवेटिव्स दे रहा है। डेरिवेटिव्स का मतलब पायरोल के अलग अलग पोजीशन पर कुछ ना कुछ ग्रुप्स जो है सब्स्टिट्यूट हो रखे हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आ रखे हैं। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये 4 पायरोल न्यूक्लियाई में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो बीटा पोजीशन पर हैं। कैसे मालूम पड़ रहा है? देखो, जब हमने हीमिन का रिडक्शन कराया, तो हमें ये 4 पायरोल डेरिवेटिव्स मिले, और ये क्या कहते हैं नेक्स्ट में? बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। बीटा पोजीशन का मतलब देखो, ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से पहला जो है इसको अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे।
और ये हो जाएगा फिर अल्फा डैश और बीटा डैश, या आप इसको अल्फा और इसको बीटा बोल सकते हैं और यहाँ अल्फा डैश और बीटा डैश लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बीटा पोजीशन पर, अब आप देख रहे हैं ये है बीटा पोजीशन जिस पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर दूसरे में भी यहाँ बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तीसरे में भी यहाँ बीटा पर है, और चौथे में भी यहाँ बीटा पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये मिथाइल ग्रुप कहीं डिग्रेड नहीं हुआ, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज ही रहा। इसका मतलब ये जो चारों न्यूक्लियाई हैं इनमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बीटा पोजीशन पर, यानी कि हीमिन में ये जो हमारे पायरॉल न्यूक्लियाई है उसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो पायरॉल न्यूक्लियाई में बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है। फिर है हीमिनॉन रिडक्शन विद टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमने एसएन और एचसीएल का रिडक्शन कराया तो इसने क्या करा, 4 पायरॉल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए, वो एसिड्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी उसने, जैसे ऑक्सोपायरॉल बनाया था तो उसने ऑक्सोपायरॉल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, हीमोपायरॉल ने हीमोपायरॉल कार्बोक्सिलिक एसिड दिया। तो ये चारों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर मिले, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनकी जो बीटा पोजीशन है उस पर मिथाइल ग्रुप एज इट इज है। तो यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप हमें हीमिन में मिलेगा ही मिलेगा, 4 पायरॉल न्यूक्लियाई की बीटा पोजीशन पर, ठीक है। The formation of these products also confirm that hemine contains 4 pyrrole nuclei having methyl groups in beta position. फिर heminol reduction with iron dust in acetic acid. जब हमने iron dust और acetic acid की presence में इसकी reduction कराई इसके साथ, तो gives protoporphyrin. तो इसने क्या करा, protoporphyrin दिया, which on further reduction gives mesoporphyrin. इस protoporphyrin को जब हमने further reduce कराया तो इसने mesoporphyrin दिया। Mesoporphyrin on oxidation with chromic acid gives 2 molecules of ethyl methyl melamide and 2 molecules of hematinic acid. तो जब हमने इस mesoporphyrin का ऑक्सीडेशन कराया किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, तो उसने हमें 2 मॉलिक्यूल्स तो दिए हेमेटिनिक एसिड के और 2 मॉलिक्यूल्स दिए इथाइल मिथाइल मेलिमाइड के, ठीक। फिर हीमिन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड अंडर सिमिलर कंडीशंस गिव्स ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमेटिनिक एसिड। और जब हमने हीमिन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराया, देखो यहाँ पर जो ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, पहले हमने हीमिन को रिड्यूस कराया और उसके बाद हमने उसको ऑक्सीडाइज कराया, ठीक है। जबकि ये जो हमें 2 हेमेटिनिक एसिड मिल रहे हैं ये हमें इसके हीमिन के डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से मिल रहे हैं, इसमें हमने पहले कोई रिडक्शन नहीं कराया, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराया है, ठीक है। तो हमें ये चीज मिल रही है। तो अब इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस रिएक्शन से, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है तो इनसे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली वो यहाँ पर है कि स्ट्रक्चर ऑफ हेमेटिनिक एसिड एंड इथाइल मेथिल मेलिमाइड हैव बीन कंफर्म्ड बाय देयर सिंथेसिस। तो जो हमें हेमेटिनिक एसिड और इथाइल मिथाइल मेलिमाइड मिला मीजोपोरफायरिन के ऑक्सीडेशन से, उसकी स्ट्रक्चर को हम उसकी सिंथेसिस से कंफर्म किया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेमेटिनिक एसिड एंड इथाइल मिथाइल मेलिमाइड फ्रॉम प्रोटोपोरफायरिन सजेस्ट दैट द पायरोल न्यूक्लियाई आर लिंक्ड थ्रू द अल्फा पोजीशन। क्यों ऑक्सीडेशन एट अल्फा कार्बन मिला, देखो ये कह रहे हैं कि प्रोटोपोरफायरिन से को रिडक्शन कराया मीजोपोरफायरिन, और मीजोपोरफायरिन ने जो ये हेमेटिनिक एसिड और इथाइल मेलिमाइड दिए, आप देख रहे हैं इसकी अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीजन है, ठीक है। ये अल्फा पोजीशन थी, अल्फा पोजीशन पर तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और अल्फा पोजीशन ऑक्सीडाइज हुई है, इसका मतलब लिंकेज, जो ये चारों भाई 2 न्यूक्लियाई ये हैं पायरॉल के और यहाँ पर भी 2 न्यूक्लियाई हैं, तो ये जो चारों न्यूक्लियाई हैं ये आपस में अल्फा पोजीशन पर लिंक हुए होंगे। वही लिंकेज जो है जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो वही लिंकेज पर जाकर ऑक्सीडेशन हुआ, और वो कार्बन जो था, जो लिंक्ड कार्बन था, वो कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये कह सकते हैं कि दोनों चारों पायरॉल न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा पोजीशन के थ्रू लिंक्ड है। फर्दर द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये जो भी है नंबर सजेस्ट दैट पायरॉल न्यूक्लियाई आर joined together at alpha position by means of one carbon atom only। देखो इसका क्या मतलब है, देखो ये वाली यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें भी देखें, और देखो ये हमारी अल्फा पोजीशन है, ठीक है ना, इस वाले, तो ये एक मिथाइल ग्रुप देख लो, ये भी एक अल्फा पोजीशन है, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है,
ये भी एक अल्फा पोजीशन, आप चाहे इसको अल्फा मान लीजिए, चाहे इसको अल्फा मान लीजिए, दोनों में ही हमारा मिथाइल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके अलावा जो हमारे ये कंपाउंड्स बने थे स्टार्टिंग में, इसको पहले मैं इरेज करूं, यहाँ पे भी अल्फा पोजीशन, ये एक अल्फा पोजीशन है और यहाँ एक अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप का मिलना हमें ये बता रहा है कि जो चारों न्यूक्लियाई आपस में जॉइंट है, उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम के थ्रू जुड़े हुए हैं वो। क्योंकि अगर यहाँ पर दो हमें C2H5 ग्रुप मिलता तो इसका मतलब दोनों पायरॉल न्यूक्लियाई जो है या चारों पायरॉल न्यूक्लियाई जो है वो दो कार्बन के थ्रू लिंक्ड है, लेकिन हमें यहाँ पर खाली एक कार्बन एटम वाला मिथाइल ग्रुप मिला। तो क्योंकि एक ही कार्बन एटम का मिथाइल ग्रुप मिला है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो पायरल न्यूक्लियाइड जॉइंड है एक दूसरे से अल्फा पोजीशन पर, वो सिर्फ एक कार्बन एटम के थ्रू जॉइंड है। Formation of two molecules of hematinic acid reveals the presence of two propionic acid groups on two pyrrole rings in the beta position. देखो हिमेटिनिक एसिड, पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हिमेटिनिक एसिड में क्या है, आपको ये प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब इसको ऑक्सीडाइज कराया तो ये प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप हमें एज इट इज मिला, यानी कि दो पायरॉल रिंग पर, ये 2 नंबर है ना, हिमेटेनिक एसिड के 2 मोल्स मिले थे। तो ये प्रोपियोनिक एसिड को कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज रहा। तो वो अगर एज इट इज है, इसका मतलब वो हीमिन में प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है। तभी तो वो ऐसा का ऐसा रह गया। तो वो तो यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि दो प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप हमारे बीटा पोजिशन पर जुड़े हुए हैं हीमिन में, ठीक है। Further, the formation of ethyl-methyl melamide as an oxidation product of mesoporphyrin suggests the presence of two vinyl groups in the beta position of pyrrole nuclei, which on reduction gets converted to ethyl groups. देखो यहाँ पर क्या था, हीमिन जो है रिड्यूस हुआ प्रोटोपोरफायरिन में और प्रोटोपोरफायरिन रिड्यूस हुआ मीजोपोरफायरिन में। और मीजोपोरफायरिन को जब हमने ऑक्सीडाइज कराया तो देख रहे हैं आप, ये है बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पर हमें इथाइल ग्रुप मिला। और इथाइल ग्रुप कैसे बना होगा, क्योंकि जब ये रिडक्शन हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रिडक्शन जो हुआ है, यहाँ पर जरूर ये विनाइल ग्रुप प्रेजेंट। देखो विनाइल ग्रुप क्या होता है ये, और अगर मैं इसको रिड्यूस कराऊं, रिड्यूस क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगा, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड, इस CH से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक H हो गया और एक ये CH2 से ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बना, ये क्या बना, CH2 और CH3 हो गया ये, ठीक है। ये CH3 बन गया, ये CH2, तो ये क्या है, C2H5 ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 मोल्स ऑफ पायरॉल न्यूक्लियाई मिले, इसका मतलब दो पायरॉल न्यूक्लियाई पर की बीटा पोजीशन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब वो रिडक्शन से आया, यानी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं विनाइल ग्रुप, हीमिन में वो विनाइल ग्रुप प्रेजेंट रहा होगा, जो बाद में रिडक्शन से इथाइल ग्रुप में चेंज हो गया। तो हमें कुल मिलाकर क्या चीज मालूम पड़ी कि 4 पायरॉल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिनकी बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिनकी अल्फा पोजीशन से वो अटैच्ड है थ्रू सिंगल कार्बन एटम। और 4 पायरॉल न्यूक्लियाई में से 2 पायरॉल न्यूक्लियाई के बीटा पोजीशन पर प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और बाकी की दोनों पर इथाइल ओ सॉरी विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि रिड्यूस हुआ इथाइल ग्रुप में, ठीक है। और ये हमें फर्दर भी, ये जो टू विनाइल ग्रुप की कंफर्मेशन है, ये हमें ऐसे भी मिलती है कि दीज ग्रुप्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। ड्यू टू दिस रीजन हीमिन डज नॉट गिव इथाइल मिथाइल मेलिमाइड ऑन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर हमें ये इथाइल मेलिमाइड मिला, ठीक है, जब हमने ये हीमिन से प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटो से मीजो और मीजो से का ऑक्सीडेशन कराया। लेकिन जब हमने हीमिन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराया तो हमें सिर्फ हिमेटेनिक एसिड मिला, हमें ये इथाइल मिथाइल मेलिमाइड नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि वो जो पायरॉल न्यूक्लियाई हैं, जिनकी बीटा पोजीशन पर ये CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जब हमने इसको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कराया होगा तो ये भी क्लीव हो गया होगा। और ये क्लीव होने के बाद ये पायरॉल रिंग भी पूरी तरह से रप्चर हो गई है वहां पर। तो यहां से ये कंफर्म होता है कि इसमें विनाइल ग्रुप का प्रेजेंस रहा होगा, तभी उसने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पर सिर्फ हिमेटेनिक एसिड दिया। और यहाँ पर ये जो इथाइल ग्रुप में चेंज हुआ, तो अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं ना बेटा, अगर हम बिना रिड्यूस कराए डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो विनाइल ग्रुप जो है वो क्लीव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले रिडक्शन करा दें तो रिडक्शन से क्या होगा, ये जो विनाइल ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। फिर
फिर हम फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराएं ना तो फिर कोई चेंज नहीं होता, फिर वो इथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो वो विनाइल ग्रुप जो है वो क्लीव हो जाता है, ठीक है। So does not give, yeah, the presence of vinyl group at beta position is also supported by the formation of reductive degradation products 1 to 4th from hemine. Vinyl group converts into ethyl group during reduction process. देखो एक और कंफर्मेशन यहाँ से भी मिली, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक की बीटा पोजीशन पर आपको इथाइल ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रिड्यू तो कहीं ना कहीं विनाइल ग्रुप रहा होगा, तभी वो रिड्यूस होकर इन सब में हमें दिखाई दे रहा है। तो इनमें से किसी दो में रहा है वो, ठीक है। फिर द अबव डाटा व्हेन पूल्ड टुगेदर रिवील्स दैट हीमिन कंटेन्स 4। तो हमें इन सबसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि हीमिन कंटेन्स 4 पायरॉल न्यूक्लियाई। एक तो हीमिन में 4 पायरॉल न्यूक्लियाई हैं, लिंक्ड एट अल्फा पोजिशन पर वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वाया 1 कार्बन एटम, सिर्फ एक कार्बन एटम के थ्रू। यानी अगर मैं ये एक पायरॉल रिंग बनाऊं, ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ी हुई होगी, ठीक है। फिर ये तीसरी से मतलब जुड़ी हुई होगी, ऐसे करके बना दो आप इसको। फिर ये जो ये चौथी से यहाँ जाकर जुड़ गई, मतलब एक और रिंग बना दो तो चौथी यहाँ जाकर जुड़ गई। अभी हम दिखाएंगे स्ट्रक्चर, तब आप देख लेना। मोर ओवर 4 बीटा पोजिशन आर सब्सिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप्स। तो जो बीटा पोजिशन 4 है, चारों पर हमें, क्योंकि बीटा पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप हमें मिला था, तो वो चारों बीटा पोजिशन हमारी मिथाइल ग्रुप्स हैं, और 2 बीटा डैश पोजिशन बाय विनाइल ग्रुप्स एंड 2 बीटा डैश पोजिशन बाय प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप्स इन प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें यहाँ पर कंफर्म हुई हैं। अब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन 4 पायरॉल न्यूक्लियाई। अब वो पायरॉल न्यूक्लियाई पर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर उनकी पोजीशन है वो पता लगाएंगे। तो मीजोपोरफायरिन ऑन डी कार्बोक्सिलेशन gives ATO-porphyrin, which was identified as टेट्राइथाइल टेट्रामिथाइल पोरफायरिन, ठीक है। मीजोपोरफायरिन को जब हमने डी कार्बोक्सिलेट किया तो हमें ये एटियोपोरफायरिन मिला, जिसको हम टेट्राइथाइल टेट्रामिथाइल पोरफायरिन भी बोल सकते हैं। और ये जो एटियोपोरफायरिन था ये 4 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था। पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, मतलब इनमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे बस उनकी पोजीशन सब में अलग अलग थी, ठीक है। तो 4 डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स मिली। ऑल द 4 आइसोमर्स वर सिंथेसाइज। तो जितने भी चारों आइसोमर्स थे उनको सिंथेसाइज किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली दे रिजेंबल्ड very much in their properties, so the ATO-porphyrin obtained from hemine could not be identified। लेकिन उन चारों आइसोमर्स का जब हमने उनको सिंथेसाइज किया तो चारों आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा रिजेंबल कर रही थी, इतनी ज्यादा कि हम वो पहचानने में मुश्किल हो गया कि हीमिन से हमें कौन सा एटियोपोरफायरिन मिला। यानी हीमिन से पहले हमें मीजोपोरफायरिन मिला और मीजोपोरफायरिन का डीकार्बोक्सिलेशन से एटियोपोरफायरिन मिला। तो वो कौन सा एटियोपोर, हम वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि चारों को सिंथेसाइज तो कर लिया एटियोपोरफायरिन को, लेकिन वो चारों की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा रिजेंबल कर रही थी, हालांकि उनका स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का ही डिफरेंस होता है, पोजिशनल आइसोमर्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग पोजिशन पर होते हैं। जैसे सपोज देखो, मैं एक पायरॉल के कंसर्न में ही समझा देती हूँ आपको, सिर्फ एक रिंग से ही। मान लो यहाँ पर ए है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। फिर मैं इसका एक और वो बनाने लग जाऊं आइसोमर, तो मैं ए को यहाँ रख दूं, बी को इधर कर दूं, सी को इधर कर दूं, डी को इधर कर दूं, तो स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस थी और प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस थी। तो ये नहीं पता चल पाया कि हीमिन से हमें कौन सा एटियोपोरफायरिन मिला। So the correct substitution pattern was obtained from the study of the precursor of ATO-porphyrin। तो हमें करेक्ट सब्स्टिट्यूशन पैटर्न हमें कहाँ से मिला, जिससे कि एटियोपोरफायरिन को हमने फॉर्म किया था। और एटियोपोरफायरिन को हमने किससे फॉर्म किया था, मीजोपोरफायरिन से, क्योंकि मीजोपोरफायरिन के डीकार्बोक्सिलेशन से एटियोपोरफायरिन मिला। तो प्रीकर्सर का मतलब होता है एटियोपोरफायरिन से पहले वाले स्टेप में हमें, मतलब एटियोपोरफायरिन किससे फॉर्म हुआ, तो मीजोपोरफायरिन से फॉर्म हुआ था। तो मीजोपोरफायरिन के 15 थे डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर्स। तो 15 डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ मीजोपोरफायरिन हैविंग 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, और इन 15 पोजिशनल आइसोमर्स के पास ये 3 ग्रुप्स थे जो अलग अलग पोजीशन पर थे। तो हमारे पास कुल मिलाकर 15 हमारे पास मीजोपोरफायरिन के आइसोमर्स मिले। अब उसमें से हम एक को पहचानेंगे। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न इन मीजोपोरफायरिन, ऑल द 15 आइसोमर्स ऑफ मीजोपोरफायरिन वर सिंथेसाइज। फिर से क्या किया गया, ये
15 के 15 जो आइसोमर्स हमें मिले, इन सबको सिंथेसाइज किया गया और उसमें से कुल कोई एक था एंड वन ऑफ देम वाज फाउंड टू बी आइडेंटिकल विद दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिमिन, और जो हमें हिमिन से मिला था और जो हमने सिंथेसाइज किया उसमें से एक का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी हीमिन वाले मीजोपोरफायरिन से रिजेंबल करती थी। तो वहां से हमें स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर भी देख लो। देखो ये वो मीजोपोरफायरिन है जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीमिन, जो हमें हीमिन से मिला। तो देख रहे हैं आप, इसमें एक पायरोल रिंग ये है, एक पायरोल रिंग ये हुई, और एक पायरोल रिंग ये, और तो चार पायरोल रिंग है। चारों पायरोल रिंग अपनी अल्फा पोजीशन, ये अल्फा समझ लीजिए, इसकी ये अल्फा समझ लीजिए, फिर ये अल्फा, अल्फा डैश, अल्फा, अल्फा डैश, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी जो है अपनी अपनी अल्फा पोजीशन पर से दूसरे पायरोल न्यूक्लियाई से जुड़ी हुई थी थ्रू खाली एक ही कार्बन एटम है सबके बीच में। ठीक है, ये मिथाइन कार्बन है, ये मिथाइन ग्रुप होता है। तो ये मिथाइन कार्बन से एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, और सबकी बीटा पोजीशन पर एक एक क्या है, मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सभी की बीटा पोजीशन पर एक एक ये मिथाइल ग्रुप है, हर की बीटा पोजीशन, इसकी बीटा पोजीशन ये हो गई, इसकी बीटा पोजीशन ये हुई। ठीक है, और अगर हम इधर से देखें तो एक ये भी था कि बीटा पोजीशन या बीटा डैश समझ लीजिए, अगर इस वजह से ए रिंग की बात कर रही हूँ, मैंने अल्फा और बीटा इसको लिखा है, तो अब ये अल्फा डैश और ये बीटा डैश हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये अल्फा बीटा, तो ये अल्फा डैश और ये बीटा डैश, तो बीटा डैश पोजीशन पर हमें इथाइल ग्रुप देखने को मिला। और ये इथाइल ग्रुप कैसे बना होगा, क्योंकि हीमिन में जो था ये विनाइल ग्रुप था, और विनाइल ग्रुप के रिडक्शन से ही पहले हमें प्रोटोपोरफायरिन मिला और फिर उसके रिडक्शन से हमें मीजोपोरफायरिन मिला। तो बीटा डैश, दो बीटा डैश पोजीशन पर हमें मिथाइल ग्रुप, सॉरी इथाइल ग्रुप मिला है, और दो ही बीटा डैश पोजीशन पर हमें ये प्रोपियोनिक एसिड मिल गया है। ठीक है, तो ये मीजोपोरफायरिन था जो हमें हीमिन से मिला। अब इसका डी कार्बोक्सिलेशन से एटियोपोरफायरिन कैसे बन सकता है? डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन का जहां एसिडिक ग्रुप होता है, तो ये CO2 यहां से निकल जाएगी। ठीक, और ये वाला H क्या होगा, इस CH2 से जुड़ जाएगा, तो CH2 CH3 ग्रुप हो जाएगा, ये भी CH2 CH3 हो जाएगा, वो भी CH2 CH3, तो बस ये बन गया, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। तो ये बना हमारा एटियोपोरफायरिन। तो फिर हम हीमिन का स्ट्रक्चर हमारे पास है, जो हीमिन से प्रोटोपोरफायरिन हमें मिला, वो कैसे मिला, देखो हीमिन होता है ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन रखा है। हमने अभी अभी बताया ना, हीमिन में वही जो मैंने मीजोपोरफायरिन में एक्सप्लेन किया, वही हमारी चार पायरोल न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, वो सब अल्फा पोजीशन पर इस कार्बन से एक थ्रू सिंगल कार्बन एटम वो ज्वाइंड है अल्फा कार्बन पर, और बीटा कार्बन पर सबके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और बीटा डैश पोजीशन पर दो पायरोल रिंग में बीटा डैश पोजीशन पर प्रोपियोनिक एसिड है, और बाकी के दो पायरोल रिंग में विनाइल ग्रुप है। ठीक, तो ये हीमिन था, और हीमिन के रिडक्शन से हमें क्या मिल रहा था, हीमिन के रिडक्शन से हमें प्रोटोपोरफायरिन मिल रहा था। और हीमिन का रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन में क्या हुआ, देखो हमने क्या ले रखा है, Fe और एसिटिक एसिड ले रखा है। यहाँ पर एक्चुअल में हीमिन में जो Fe हीमिन में जो बेटा ये वाला Fe है, जिस पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये Fe+3 स्टेट में है। हीमिन में Fe+3 स्टेट में होता है, और हीम में Fe+2 स्टेट में, तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ये हीम होता है और इसको हम हीमिन बोल सकते हैं। तो हीमिन में Fe+3 स्टेट में और हीम में Fe+2 स्टेट में, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस हीमिन के रिडक्शन से हीम बनता है। ठीक है, तो हाँ, हम बात करते हैं हीमिन का। यहाँ पर हमने रिडक्शन कराया, और रिडक्शन में हुआ क्या है, यहाँ पर डीमेटलेशन हुआ है, यानी कि ये जो मेटल यहाँ जुड़ा हुआ था, ये मेटल यहाँ से निकला। और मेटल कैसे निकला है, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर एसिड भी दे रखा है। ठीक, एसिड क्या कर रहा है, एसिड का क्या काम होता है, H+ देना। तो यहाँ के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो इस हाइड्रोजन को ग्रैब करने का ट्राई करेंगे, और जब वो इसके साथ बॉन्डिंग बना रहे होंगे, तो ये बॉन्डिंग जो है वो वीक पड़ जाती है। यानी आयरन के साथ जो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, और नाइट्रोजन यहाँ पर Fe+3 स्टेट में है, और ये जो Fe एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको फर्दर रिड्यूस कर देता है, ये इसे Fe+2 में चेंज कर देता है। ठीक है, और जब ये इसको रिड्यूस करता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe+2 में हो जाएगा, तो ये Fe+2 में जब चेंज हुआ, और ये नाइट्रोजन, Fe+2 और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्डिंग जो है वो वीक पड़ने लग जाती है,
और साथ ही साथ यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन भी हो रहा है। तो ये प्रोटोनेशन और ये बॉन्डिंग, ये सब ना सब कुछ साथ साथ होता है। तो फाइनली क्या, और जो ये डॉटेड लाइन से दिखा रखा है ना नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग, देखो एक तो Fe+3 भी मैं समझा दूंगी अभी आगे, अभी यहाँ मैं कुछ नहीं समझा रही। बस ये देख लीजिए, ये वाला जो बॉन्ड है डॉटेड वाला, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर जो लोन पेयर है, वो इसने क्या कर रखा है, Fe के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डाल रखे हैं, इस वाले नाइट्रोजन ने भी और इस वाले नाइट्रोजन ने भी। और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक्चुअल में एक नेगेटिव चार्ज होता है जब ये बॉन्डिंग नहीं होती है। और Fe पर +3 स्टेट है। तो Fe पर अगर मैं 3 पॉजिटिव चार्ज बनाऊं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ बॉन्डिंग बना लेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस वाले नाइट्रोजन से, तो खाली एक ही पॉजिटिव इसके ऊपर बचेगा। वो पॉजिटिव हमने यहाँ दिखा रखा है, और उसी से ये Cl- जो है वो अटैच होके रहते हैं, तब ये हीमीन। अब ये Cl- कहाँ से आया, ये सब कुछ हम अभी आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो रिएक्शन, वो रिडक्शन समझाया हुआ है बस। एफ, ये वाला Fe क्या करता है, इसको पहले Fe+2 में चेंज करता है। ठीक है, जैसे ये Fe+2 में चेंज होता है, तो ये बॉन्डिंग जो है इनकी वीक पड़ने लग जाती है। और नाइट्रोजन के लोन पेयर, क्योंकि एसिड है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर उस एसिड के प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं। फिर फाइनली ये सारे बॉन्ड जो है टूट जाते हैं, और नाइट्रोजन का इसके साथ जो है वो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन का, इसलिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटोपोरफायरिन बनती है। फिर बस प्रोटोपोरफायरिन का फिर हम फर्दर रिडक्शन करा दें तो मीजोपोरफायरिन, तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो CH2 और CH3 यानी C2H5 ग्रुप बन जाएगा, तो हमारा मीजोपोरफायरिन बन जाता है। ठीक है, अब फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ हीमिन एंड हीमोग्लोबिन हैव बीन कंफर्म्ड बाय देयर सिंथेसिस। तो फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमिन, फिर उसका हीम, फिर हीमोग्लोबिन कैसे बनता है वो हम सब देखेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन में देख लेते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो वो पायरॉल न्यूक्लियाई है या पायरॉल डेरिवेटिव्स हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड, हमें कौन सा टाइप का पायरॉल डेरिवेटिव चाहिए वो हम देख लेंगे। तो उसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। तो हम कोई सा भी इसमें से पायरॉल डेरिवेटिव जो हमें चाहिए, हम वो पायरॉल डेरिवेटिव की हेल्प से आगे फर्दर मूव करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये पायरॉल डेरिवेटिव बना कैसे। तो जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करा रखी है। ठीक है, तो अमोनिया और कार्बोनिल ग्रुप हमें कहीं भी दिखाई देना, तो दोनों के बीच में जनरली रिएक्शन हो जाती है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज इसने यहाँ दिए, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, हमारे पास आएगा ये। मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये साइड के सब्स्टिट्यूएंट बस ऐसे ही बना दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये O पे माइनस हो जाएगा, और ये H हो गया, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और इससे जुड़े हुए हैं 3 H। ठीक है, एक H यहाँ बना देती हूँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। और नाइट्रोजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करेगा किसी भी एक H को रिमूव करके। तो यहाँ से H+ निकलेगा, वो H+ ये O- ग्रैब कर लेगा। ठीक, तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये तो डबल बॉन्ड O है ही, ये यहाँ पर है, ये यहाँ यहाँ एक H है, ये इससे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। अब इसके पास फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की साइड अटैक करेगा, फिर ये यहाँ, फिर ये भी OH बनेगा, और ये वाला एक H जो है वो निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बना, अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गया है वो ये बना ही रखा है, यहाँ पर यही तो बन रखा है। ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, ये तो यहाँ से जो H निकलेगा वो ये वाला H ले लेगा, तो ये एक OH यहाँ बन जाएगा और एक OH यहाँ बन जाएगा। फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पर एक H है और ये एक H है, ये बॉन्ड अंदर जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो बस हमारे पास ये पायरॉल का डेरिवेटिव जो है बन के आएगा। तो या तो हम ये मेथड यूज कर लें, या फिर और भी जो नीचे दिया हुआ है ये भी एक मेथड है। यहाँ पर क्या हो रखा है, ये भी सेम रिएक्शन है, इसने यहाँ पर मूव किया और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। तो जब ये H निकलेगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक H+ यहाँ से निकलेगा, वो H+ ये ऑक्सीजन जो है उसे ग्रैब कर लेगा। ठीक है,
तो जब ये ऑक्सीजन ग्रैब करेगा तो हमारे पास सिचुएशन, यानी यहाँ से एक एच निकल चुका है तो वो NH हो गया, ठीक है। तो हमारे ये मैं डबल बॉन्ड यहाँ से हटाती हूँ फिलहाल के लिए। हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी ऐसी कुछ, OH, ठीक है ना, इसका OH बन जाएगा और ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन के पास सिर्फ H रह जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक H है, बस यहाँ से भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, ये H और ये OH निकलेगा और जो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड को फॉर्म करेगा, देखो बस ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो वाटर यहाँ से निकला, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रखा है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने यहाँ मूव करा सकते हैं और ये बॉन्ड यहाँ मूव करा दो, चलो। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस वाली पोजीशन पर गया नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है, वो बॉन्ड यहाँ बना दिया और ऊपर क्या रह जाएगा, O-। तो O- था यहाँ पर, और क्योंकि अभी अभी हमने स्टेप में वाटर तो निकाला ही है, ये वाटर से एक H को ग्रैब कर सकता है H+ को, तो ये OH में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये OH बन गया। अब फाइनली फिर क्या होता है, ये वैसे ही वाटर यहाँ से फिर से एलिमिनेट होगा, ये ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और एक H यहाँ पर भी तो है, ठीक। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ से H+ निकला तो यहाँ पर OH- रह गया, OH- इस H+ को ग्रैब कर लेगा, H+ को ग्रैब करेगा, ये बॉन्ड अंदर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ वापस जाएगा। तो हमारे पास ये एक और पायरॉल का डेरिवेटिव, तो जो भी हमें पायरॉल डेरिवेटिव चाहिए हम वो ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें से सपोज हमने ना ये फर्स्ट वाले के साथ फर्दर रिएक्शन दिखाई है, तो आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। फिर हम क्या करते हैं, टू डाइपायरिल मीथेन्स वर देन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पायरॉल सेपरेटली इन द फॉलोइंग मैनर। तो हम दो डाइपायरिल मीथेन क्या होती है, दो पायरॉल न्यूक्लियाई को मिला देंगे, ठीक है। तो एक डाइपायरिल मीथेन तो हमने यहां से ले ली है, ठीक है। और फिर हम आगे भी जो सेकंड मेथड है उसको भी हम आगे, अभी मैं आज दिखाऊंगी आगे, वहां से भी हमें डाइपायरिल मीथेन मिल सकती है। तो देखो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये हमने फर्स्ट में जो अभी हमने बनाया था पायरॉल डेरिवेटिव वो ले लिया, ये एक और डेरिवेटिव ले लिया पायरॉल का। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हम दिखा सकते हैं इन दोनों का कंबाइन करके। हमें हमें क्या करना है, डाइपायरिल मीथेन हमें कैसे जोड़नी है, हमें दो पायरॉल डेरिवेटिव को आपस में जोड़ देना है बस। तो अब वो कैसे जुड़ेंगे, देखो ये रिएक्शन इन दोनों के बीच में हमने HBr ले रखा है, HBr एसिड है, वो H+ देगा, वो H+ देगा तो ये इसको ग्रैब कर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ग्रैब कर लेगा, ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जब इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा ऐसा। ये पाई बॉन्ड को देखो मैं ऐसे भी मूव ऐसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर जो CHO वाला कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो जब इस कार्बन पर नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, तो मैं इसको यहाँ दिखा दे रही हूँ पॉजिटिव को, और ये दो मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं और ये डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या कर लिया है, ये हमारे पास CH और ये OH हो गया है, ठीक। और ये जुड़ा हुआ है यहाँ, ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से बॉन्ड है, यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक H भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक। और रिएक्शन में हमने यहाँ एक बेस भी ले रखा है, बेस क्या करेगा, इस H+ को निकाल सकता है, ये H+ ऐसे निकलेगा यूं, यानी वाटर जैसे ये H+ निकलेगा ना, ये H+ यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ के ये वाटर बना लेगा, तो ये वाटर यहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये मैं हटा, ये OH यहाँ से हट गया है और यहाँ से ये H हट गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस, देखो क्या हो रहा है, ये रिंग का एरोमेटाइजेशन खत्म हो रहा है, तो ये रिंग एरोमेटिक तो रहेगी रहेगी, ठीक है। वो वापस से एरोमेटिक कैसे हो सकती है कि ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज वैसे भी इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में, देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से ये जो Br माइनस थे वो अटैच होकर रहेंगे, तो हमारे पास यही वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फोर्थ को हम फॉर्म, तो ये हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट बनता है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, और एक और डाइपायरिल मीथेन हम कैसे बना सकते हैं, हमने फिर से एक पैरॉल का डेरिवेटिव लिया, उसका ब्रोमिनेशन कराया, तो सिंपल ब्रोमिनेशन हुआ। ये वाली H जो है हमारी एसिडिक है, H प्लस की तरह निकल सकती है। ठीक है, निकलेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर CH2Br आ जाएगा, और जो H प्लस निकला है वो उस Br माइनस के साथ HBr बनाकर निकल जाएगा। तो सिर्फ सिंपल ब्रोमिनेशन, जैसे हम नॉर्मली ब्रोमिनेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही है यहाँ पर। तो ये CH3 जो है CH2Br में चेंज हो गया। अब हमने क्या करा, बॉइल्ड विद H2O। इस कंपाउंड को जब हम बॉइल करेंगे विद H2O, तो क्या यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा ही एक और कंपाउंड, सेम इसके जैसा ही एक और कंपाउंड, दोनों आपस में कपल कर जाते हैं। और जब दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, तो वो कपल कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो, ये तो एक कंपाउंड है, एक दूसरा कंपाउंड हमने और ले रखा है ऐसा ही, उसको मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। मैं अब की बार उसमें क्या करूंगी, CH2Br मैं इधर लगा दे रही हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारा COET रहेगा, वो जो COC2H5 है। ठीक है, इधर CH3 है, और इधर वो प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप है। ठीक, ये दोनों को कपल करना है आपस में। ठीक, अब ये दोनों कैसे कपल कर रहे हैं वो हमें देखना है यहाँ पर। अच्छा, इसकी वो भी बना देती हूँ, ये ऐसे। ठीक है, बना दिया हमने। अब हम क्या दिखा रहे हैं, हमें सिर्फ ये शो करना है क्या चीज निकली। देखो, इन दोनों कंपाउंड जब कपल करेंगे तो क्या चीज है, सिर्फ यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है बस, यानी ये CH2Br और ये CH2Br, यहाँ पर रिएक्शन हुई है, इसमें से दो Br के मॉलिक्यूल और ये कार्बन CH2, ये निकला है यहाँ से। अब वो कैसे निकला है, बस हमें वही चीज समझनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल, ये सबसे पहले तो यहाँ पर एक, देखो हमें Br दिखाई दे रहा है, Br अपने आप में अच्छा एक लीविंग ग्रुप तो है ही, तो ये लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा। अब वो कैसे लीव करेगा, बस हम वही देख रहे हैं। देखो, ये सबसे पहले ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिसको हम कहते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे, तो इस वाले कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, बस जगह नहीं रही है, जगह की बड़ी कमी महसूस होती है मुझे। तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और इससे एक CH2Br तो जुड़ा ही हुआ है, और यहाँ है वो नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस CH2 पर अटैक करेगा, और ये Br को बाहर निकाल देगा। ठीक है, Br तो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये जैसे ही Br यहाँ से निकला, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस CH2 का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और बीच में आ जाएगा CH2, तो हमारा CH2 तो आ गया। तो सिचुएशन कैसी रही, सिचुएशन ऐसी रही कि अगर मैं इसको यहाँ पर ना एक CH2Br और है, और ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, और ये बॉन्ड यहाँ नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास बॉइल्ड विद वाटर कर रहे हैं, वाटर तो है ही, वाटर क्या करेगा, वाटर इस कार्बन पर अटैक करता है और इस Br को निकाल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH हो जाएगा ये, क्योंकि एक H कैसे, देखो ये CH2 और ये Br, और जब वाटर ने इस पर अटैक किया तो ये ऐसे निकला। ठीक, और जब ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो HBr यहाँ से अलग हो जाता है, तो हमारे पास CH2OH जुड़ा हुआ मिलेगा हमें। एक बार मैं इसको यहाँ पर CH2OH लिख देती हूँ। फिर से ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, इसको ध्यान रखना, अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको घुमा रखा है ना, जो मैंने आपको पहले समझाया, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये यहाँ पर हमारा CH2 और OH है,
ये OH, ठीक है। और वाटर तो है ही, वाटर फिर से इस H प्लस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ से हमारा फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ से निकल जाता है और इस पोजीशन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड वापस से इस पर चला जाएगा। इससे क्या है, हमारे पायरॉल की जो एरोमेटिसिटी थी वो फिर से वापस आएगी, ठीक। तो इस तरह से दोनों के बीच में कपलिंग हो जाती है। तो एक पायरॉल न्यूक्लियाई न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है दूसरे CH2Br पर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, नेक्स्ट स्टेप में NaOH ले रखा है। सबसे पहले तो NaOH ले रखा है। अब NaOH क्या करेगा, NaOH क्या करता है, यहाँ पर हमें एस्टर ग्रुप तो दिखाई दे रहा है, सिंपल सेपोनिफिकेशन होगा। एस्टर ग्रुप जब भी कभी NaOH, मतलब हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रखी है, आप ये समझ लीजिए। तो एस्टर ग्रुप जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एसिड ग्रुप में चेंज हो जा रहा है। या आप यहाँ पर सोडियम ले रखा था, सोडियम साल्ट समझ लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये एसिडिक ग्रुप आएगा, यानी इस जो COO C2H5 जहां लिखा हुआ है ना, वहां पर मैं अगर COH कर दूं, देखो इसको ना आप COOH समझ लीजिए। जैसे ही हमने NaOH यूज किया, ये COH में हुआ, और COH है पायरॉल का जो COH ग्रुप होता है ना पायरॉल न्यूक्लियस पर, इसकी अल्फा पोजीशन पर, वो हमेशा डीकार्बोक्सिलेट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपल पायरॉल के केस में आपको समझाना चाहूँ, ये NH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उससे ये H प्लस जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा क्या हुआ है, ये सारा COH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया है बस, और यहाँ पर एक H है, बस और कुछ नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल एक H है, और जब सिंपल एक H रह जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रोमीन ले रखा है, तो सिंपल ब्रोमिनेशन होगा, जैसे पैरॉल का ब्रोमिनेशन होता है, जैसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल वही सेंस में। जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी था इससे पहले स्टेप में, कि जो जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये अटैक कर देगा ना बी आर और बी आर पर, इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। फिर यहाँ पर जो H जुड़ा हुआ होगा वो H अपनी H प्लस की तरह निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स को देकर, ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉज, दोनों फिर से डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो जैसे नॉर्मली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल वही हुआ है। पहले NaOH के साथ सेपोनिफिकेशन हुआ, एस्टर ग्रुप एसिड में चेंज हुआ, एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो सिंपल H जुड़ा वहां पर जाकर, और उसके बाद सिंपल जैसे पायरॉल का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल वैसे ही उसकी जगह ब्रोमीन आ गया, बस H की जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ, सिंपल। अच्छा, अब जब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक तो ये चेंज हुआ, और दूसरा चेंज क्या हुआ, यहाँ पर जो CH2 ग्रुप था, यानी जो वो मिथाइलिन ब्रिज बना हुआ था, वो मिथाइन में चेंज हुआ, यानी ब्रोमीन और एसिटिक एसिड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वापस से उसको ना ब्रोमीन की प्रेजेंस में ना क्या हो रहा है, यहाँ पर इस सेकंड स्टेप में एक तो ब्रोमिनेशन हो रहा है, दूसरा यहाँ पर CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है मिथाइन ग्रुप में, ठीक है। तो मिथाइन ग्रुप में ऑक्सीडेशन भी देखो कैसे हो सकता है। वैसे इसकी ना बहुत ज्यादा अच्छी तो मुझे कहीं एक्सप्लेनेशन मिल नहीं पाई, तो जो मैंने सोची वो ये हो सकती थी कि देखो यहाँ पर ये H है और ये एक H था, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास तो ये ग्रुप था ना, मैं पीछे जाती हूँ इसको, यहाँ पर समझ लो ये Br है, ठीक है, और ये भी यहाँ पर Br है, ये हमारे पास दो H है। यहाँ पायरॉल न्यूक्लियाई जिस पर इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होती है पायरॉल, ठीक है, वो यहाँ से ये मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, और ये जो है H माइनस की तरह, मतलब कह सकते हैं हाइड्राइड, एक्चुअल में हाइड्राइड की तरह नहीं निकलता है, पर फिर भी यहाँ पर हम जैसे ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल का अटैक दिखा रखा है, ये ब्रोमीन एक्चुअल में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, CH2 ग्रुप को CH में चेंज कर रहा है। ब्रोमीन अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल तो है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक्चुअल में ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलता है, तो हाइड्रोजन एटम प्लस इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर हाइड्राइड आयन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकला है। तो जैसे ही ये इस तरह से तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो ये Br माइनस होगा यहाँ पर एक,
ब्रोमीन मॉलिक्यूल में एक Br प्लस है और एक Br माइनस है, तो वो Br माइनस इस पॉजिटिव चार्ज से अटैच होके रहा है। तो इस तरह से ये मिथाइल जो ब्रिज था, सॉरी मिथाइलिन जो ब्रिज था, वो मिथाइन ब्रिज में चेंज हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये दो डाइपायरिल मीथेन जो है वो बन के आई हैं। ठीक है, अब ये जो दो डाइपायरिल मीथेन बनी, एक तो ये फोर्थ नंबर की हमने जो फर्स्ट स्टेप में बनाई थी, और एक जो दूसरी डाइपायरिल मीथेन जो हमने ये बनाई है, ये दोनों आपस में मिलेंगी और फिर ये आगे जाके हीमिन को प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ हमने ले रखा है सक्सिनिक एसिड और हीट कर रखा है। ठीक, ये दोनों डाइपायरिल मीथेन यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। आपस में जुड़ेंगी कैसे? देखो, ये वाला ग्रुप जो है, यानी जो 6 नंबर का ग्रुप है, वो है ये, देखो ये नीचे वाला, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नीचे वाला ग्रुप। और जो वो हमारा ये 4th नंबर वाला कंपाउंड है, वो 4th नंबर वाला कंपाउंड है ये ऊपर वाला ग्रुप। ठीक, और यहाँ पर जो ये 6 वाला कंपाउंड है, यहाँ पर था इसका Br और ऊपर वाले का था CH3। यहाँ पर भी ऐसे ऊपर वाले का CH3 है और नीचे वाले का है Br। तो रिएक्शन यहाँ पर जाकर हुई है, यहाँ से HBr भी निकला है, हाइड्रोजन भी निकला है, और फिर ये आपस में ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है मिथाइन ब्रिज जो है इस तरह से फॉर्म हुआ। दो यूनिट के बीच में जो मिथाइन ब्रिज का फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाए। सक्सेनिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो बस एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर मिथाइन ब्रिज जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब वो कैसे फॉर्म हुआ, वो मैकेनिज्म ना बहुत ज्यादा क्लियर मुझे भी नहीं हो पाए, तो इसलिए मैं आपको वो समझा भी नहीं पा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा बस आप, मतलब मैंने आपको इतना बता दिया कि कौन से ग्रुप जो है आपस में जहां पर रिएक्शन होगी वो कैसे हो रही है यहाँ। तो बस हमारे पास जो जो नए ब्रिज बने हैं वो ये और ये पूरा ग्रुप तो पहले से ही था। 4th और 6th ग्रुप हमारे पास पहले से हैं, दोनों के दोनों जुड़े हैं बस आके। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने आयरन एसीटेट ले रखा है, यानी अब हम मेटल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मेटल इंसर्ट होएगा, कैसे इंसर्ट होएगा? सबसे पहले हमने यहाँ एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन यहाँ पर बेस का काम करेंगे। बेस को क्या क्या चाहिए होती है? एसिडिक प्रोटॉन, वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो ये H प्लस को यहाँ से निकालेंगे। ये जब दोनों H प्लस यहाँ से निकलेंगे, तो H प्लस कैसे निकलेगा? देखो ये N है और ये हाइड्रोजन, H प्लस निकालना है तो हम ऐसे तो निकालेंगे, यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो हमने यहाँ से H हटा दिया, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, ये भी H हटाया और इस नाइट्रोजन पर आया नेगेटिव चार्ज। और यहाँ आयरन एसीटेट में अगर आप देखें, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि एसीटेट के हमने 3 मोल्स ले रखे हैं। ठीक, तो हम यहाँ Fe+3 इसकी कैविटी में आ सकता है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज और Fe का एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सकता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। इस नाइट्रोजन का एक नेगेटिव चार्ज और इस Fe का एक और पॉजिटिव चार्ज, वो आपस में न्यूट्रलाइज हो सकता है, और Fe पर रहेगा खाली सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। मतलब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को Fe के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास Fe इंसर्ट हो जाता है। तो पोरफायरिन और हीमिन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों में डिफरेंस होता है एटम, वो सॉरी मेटल का। पोरफायरिन रिंग में मेटल नहीं होता, और पोरफायरिन रिंग में अगर मेटल को इंसर्ट कर दो तो हम उसको मेटेलोपोरफायरिन बोल देते हैं। और क्योंकि उसमें Fe को इंसर्ट किया है इसलिए हम इसको हीमिन बोल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल में हम मैग्नीशियम को इंसर्ट करेंगे, या विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट इंसर्ट कर देते हैं पोरफायरिन रिंग में, तो वो मेटेलोपोरफायरिन होती है। तो पोरफायरिन और हीमिन में जो बेसिक डिफरेंस है वो Fe का है, कि पोरफायरिन रिंग में Fe नहीं होगा और हीमिन में Fe को इंसर्ट किया। ठीक, अब जब ये Fe+C है तो ये NaCl और HCl, यहाँ से Cl माइनस, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके Cl माइनस इससे अटैच्ड होके रहते हैं। ठीक, तो ये बनता है हमारा ड्यूटीरोहीमिन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल एसाइलेशन करा रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले रखा है, ये SnCl4 लुईस एसिड है। तो सिंपल एसाइलेशन है, और एसाइलेशन एक मतलब जैसे नॉर्मली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, बिल्कुल वही सिंपल सा एसाइल ग्रुप का इंसर्शन हुआ है। इंसर्शन कह रही हूँ मैं, ये मतलब इस पोजीशन पर जाकर। ठीक है, एसाइल ग्रुप जो है वो जैसे सिंपल एसाइलेशन हम कराते हैं, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन है, वो है सिंपल ये। ठीक, तो COCH3 ग्रुप आता ही है वहां पर, ये बात तो मतलब एसाइलेशन मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। तो ये COCH3 ग्रुप कहाँ से आया? इसी AC2, AC को भी मैंने बताया हुआ है कई बार आपको, AC ग्रुप का मतलब होता है ये।
COCH3 ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल एसाइलेशन है और उसके बाद हमने इसमें HBr फिर से ऐड किया। तो हम क्या करा रहे हैं अब की बार, अब फिर से डीमेटेलेशन करा रहे हैं। डीमेटेलेशन का मतलब मेटल को हम वहां से हटा रहे हैं, ठीक है। तो HBr फिर से एसिड है, ये रिएक्शन तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी। HBr यहाँ पर एसिड का काम कर, एसिड है ही वो, तो एसिड का काम है H प्लस देना। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इस एसिड के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और ये Fe का बॉन्ड जो है यहाँ से वीक पड़ना शुरू हो जाता है। तो फाइनली क्या है, दोनों के बीच में Fe जो है वहां से निकल जाता है और हमारे पास फिर से डाई एसिटाइल और ये पोरफायरिन रिंग जो है हमें मिल जाती है एज इट इज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम KOH करा रहे हैं और KOH क्या कर रहा है, KOH सिंपल रिडक्शन, मैं बार बार स्लाइड को क्या करती हूँ, KOH सिंपल रिडक्शन कर रहा है। देखो COCH3 ग्रुप, सिर्फ COCH3 ग्रुप पर जाकर रिडक्शन हुआ है, ये है COCH3। रिडक्शन में क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी हमारे पास कंपाउंड बनेगा CHOH और CH3। तो वही हमने यहाँ कर रखा है, ये CHOH है और CH3 तो ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ था इससे, तो ये CHOH और ये CH3। तो KOH ने और ATOH की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, सिंपल रिडक्शन। फिर कराया डिस्टिलेशन एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्टिलेशन कराने से क्या होगा, हमने सिर्फ हीटिंग करी है तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से। कैसे, देखो ये हम CHOH लिख दिया मैंने इससे और ये CH3 को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ। एलिमिनेशन, हीटिंग जब भी कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है और वाटर यहाँ से निकल रहा है। तो वाटर निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा विनाइल ग्रुप जो है फॉर्म होके आए वाटर के निकलने से। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, वाटर निकलकर विनाइल ग्रुप में चेंज हो रहा है। तो ये बन रहा है हमारा प्रोटोपोरफायरिन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, अब फिर से हम FeCl3, मतलब फिर से हमें इसमें, क्योंकि हम फाइनली हीमिन पर पहुंच रहे हैं तो हमें अपने आयरन को इसमें फिर से लगाना पड़ेगा। देखो हम बार बार आयरन लगा रहे हैं और फिर हम इसे हटा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगाई क्यों नहीं रहने दे रहे थे। तो क्योंकि जो हम फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं ना बेटा, अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन कराएं तो कई बार क्या होता है, जो हमारा मेटल है वही हमारे रिएजेंट के साथ अटैक करना, मतलब रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो इसलिए उसको हटाना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पर हटाया। अब हम फिर से इसमें FeCl3 है, Fe+3 स्टेट में है वही, और बिल्कुल वैसे ही इंसर्ट हो जैसे मैंने आपको पहले समझाया, +3 स्टेट में है। और यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड ले रखा है, एसिटिक एसिड अपने नीचे जो यहाँ पर इंसर्ट कराने में क्या होगा, H+ को हटना है वहां से और उसकी जगह पर Fe को आ जाना है, ठीक। तो वो रिएक्शन से हमें हीमिन मिल जाता है यहाँ पर। और हीमिन में मैंने आपको बताया कि हीमिन में क्या हो रहा है, Fe+3 स्टेट में। और हीमिन में अगर Fe+3 स्टेट में है तो हीम में क्या होगा, वो Fe+2 स्टेट में। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन यहाँ पर कौन करा रहा है, ये सोडियम डाइथायोनाइट। तो Fe+3 को Fe+2 में चेंज किया, ठीक है। तो सिंपल सी थी, यहाँ पर हमने सिंपल प्रोटोपोरफायरिन लिया हुआ था। अगर हमें रिंग में इंसर्ट कराना है FeCl3 को, तो आयरन को, बार बार FeCl3 बोल रही हूँ मैं, और एसिड, तो यहाँ से जो यहाँ से जो H को रिमूव, मतलब यहाँ पर हमने FeCl3 है और ACOH, तो एसिटेट आयन जो है यहाँ बेस का काम करते हैं, वो इस H+ को निकालने की कोशिश करते हैं। वो H+ को लेंगे, एसिडिक है वो, और यहाँ से Fe+3 जो है वो धीरे धीरे इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो +3 स्टेट में था, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज थे, और यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने का मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डाल देंगे। फिर फाइनली इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन ने जब देखो Fe+3 से Fe+2 में चेंज हुआ, तो यानी यहाँ पर आयरन Fe+2 में है, यानी इसका भी नेगेटिव चार्ज, इसका भी, दोनों का न्यूट्रलाइज हो चुका है, बॉन्ड बन चुका है। अब क्योंकि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, इसीलिए वो Cl आयन जो थे वो यहाँ से हट चुके हैं। हीम में आपको कहीं पर भी Cl आयन नहीं मिलेंगे। तो हीमिन और हीम में एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, और हीमिन में आपको हमेशा Cl आयन अटैच्ड मिलेंगे, जबकि हीम में वो Cl आयन वहां पर नहीं रहते, क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चेंज हो चुकी है। बस जैसे ही हमारे पास हीम बनता है, इसको हम ग्लोबिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये था पूरा सिंथेसिस हीमोग्लोबिन का, कि हम सिंथेसाइज अगर करना चाहें हीमोग्लोबिन को तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ कुछ स्टेप्स थे, कहीं कहीं पर था मैकेनिज्म जो नहीं क्लियर थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बाकी काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। इसके बाद हमारा क्लोरोफिल बचा है, वो हमें नेक्स्ट वीडियो क्लोरोफिल का, और फिर हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।